जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए एसएससी सीरियल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम सेट नंबर 20 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम मेरे भाई और बहुत ही करीब आ चुका है, करीब 9 दिन आज से 9 दिन के बाद एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का एसएससी सीरियल का। तो बस आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना कीजिए और रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। बाकी अभी जो पढ़ाई कर देते हो वो करते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है ना। तो देखिए हर एक क्वेश्चन का हम करवा रहे हैं आपके साथ, शुरू से लेके अंत तक रहेंगे मेरे भाई। और अभी तक हम लोग सेट नंबर 20 लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आगे बचा हुआ जितना 9 दिन है मेरे भाई, उसमें से जो भी बचा क्वेश्चन लग रहा है मुझे वो सभी के सभी मैं डालने वाला हूँ, ठीक है ना। तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए मेरे भाई। देखिए हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, आप देखते होंगे इस तरीके का क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। बोल रहा कि दालों के मूल्य में 45% की बढ़ोतरी हुई। दालों के बढ़े हुए मूल्य में लिखना है मेरे भाई। यहाँ दालों के बढ़े हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि दालों का मूल्य जो है अपरिवर्तित रहे। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे किसी वस्तु के मूल्य में X% की बढ़ोतरी हुई या कमी हुई तो उसके खर्च में कितना कमी किया जाना चाहिए मेरे भाई, तो कि उसका मूल्य जो है ना अपरिवर्तित रहे। ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे। कुछ नहीं करना, फाइनली बोल क्या रहा है यहाँ पर, कितने प्रतिशत की कमी। ये ध्यान रखिएगा, एक का मूल्य बढ़ेगा वस्तु का तभी उसको जो है ना बढ़े हुए मूल्य में कमी करने के लिए बोलेगा, दूसरा कमी होगा तो वो बढ़ाने के लिए बोलेगा, तभी तो बैलेंस बनेगा। तब ने बोल रहा अपरिवर्तित रहे, ठीक ना। और यहाँ अपरिवर्तित रहे ही बोलेगा, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटाना ही पड़ेगा, तब जाकर अपरिवर्तित रहेगा। अब देखिए पूछ क्या रहा मेरे भाई, कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। कुछ नहीं करना, दाल के मूल्य मान लेते हैं मेरे भाई 100 रुपया था पहले, ठीक है ना, 100 रुपया था। अब जो है बढ़ के 45% जो बढ़ के हो गया मेरे दोस्त 145 रुपया। बस अब करना क्या है ना, कितने प्रतिशत की कमी बोल रहा है ना, तो कितने प्रतिशत की कमी करना है कि मूल्य जो है वो परिवर्तित रहे। बस डिफरेंस ले लेना है, कितना है 45। अब कमी पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी, तो कमी पूछ रहा है कौन सा वैल्यू लेंगे मेरे भाई, पता है हमेशा बताते हैं कि बड़ा वैल्यू नीचे लेना है, ठीक है ना। तो बटे 145 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर काट देंगे तो 5 9 9 बजे 45, 5 दूना 10, 5 9 45। अब 900 बटे 29 आया मेरे भाई, 29 3 87, 3 आ रहा, 29 से कम 31 पॉइंट समथिंग आ रहा, लेकिन आपको देना है पूरे होल नंबर में आंसर, तो 31% यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं पूरा डिवाइड देना, बस हमको आ रहा है ना 31%, कोई ऑप्शन देख लेते हैं, यही है इसके नज़दीक अप्रोक्सीमेट में आंसर पूछा था, ठीक है ना, लगभग में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। जब भी ऐसा क्वेश्चन में बहुत बार देखे होंगे रिपीट करता है, तो यहाँ फाइनली देखना कितने प्रतिशत की कमी बोल रहा, तो कुछ नहीं, पहले दाल का मूल्य 100 था, अब 45% बढ़ के 145 हो गया, तो उसके बाद कितना प्रतिशत की कमी करें कि वही जो है खर्च इतना ही रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई बड़ी चीज नहीं है ऐसा क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। फार्मूला भी होता है, कोई जरूरी नहीं फार्मूला पर जाना, क्या फार्मूला देखिएगा इसमें तो ऐसे ही दिख रहा है, क्या याद करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं साथियों। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि 10 साल बाद एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। 10 साल पहले पिता की उम्र जो है बेटे की उम्र से 6 गुनी थी। तो आपसे पूछ रहा अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 3:2 होगा। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा कि 10 साल बाद एक पिता की उम्र और उसके बेटे की उम्र से जो है दुगनी हो जाएगी। सबसे पहले पिता और पुत्र के बीच बोल रहा है मेरे भाई, पिता और पुत्र। देखिए यहाँ से हम स्टेब्लिश करेंगे रिलेशन मेरे भाई। 10 साल पहले पिता की उम्र जो है बेटे की उम्र से 6 गुनी थी, तो 6 गुनी थी बेटे की उम्र से। मान लेते हैं 10 साल पहले बेटे की उम्र x वर्ष थी, तो इसके पिताजी का उम्र कितना होगा 6x हो जाएगा। ये 10 साल पहले का है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं बिफोर 6 years।
अब जो है करेंट जो है एज होगा मेरे भाई, करेंट एज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 साल पहले का इतना है, तो अभी करेंट उम्र मतलब वर्तमान उम्र प्लस 10 साल हो जाएगा, इसका भी प्लस 10 साल। अब देखिए बोल रहा है कि 10 साल बाद एक पिता की उम्र, ये तो वर्तमान उम्र है दोनों का, 10 साल के बाद इसका कितना उम्र होगा पिता का, तो 6x+20 होगा मेरे भाई, इसका भी x+20 होगा ना। तो बोल रहा है उसके बेटे की उम्र से दुगनी हो जाएगी, ये उम्र जो है ना इससे दुगनी हो जाएगी, तो इसमें दुगना करेंगे हम तब जाके बराबर होगा मेरे भाई, होगा ना। क्योंकि 10 साल के बाद देखिए पिता का उम्र 10 साल ऐड होगा तो बेटा बैठा थोड़ा रहेगा, इसका भी उम्र बढ़ेगा ना, तो x+20 हो गया। उसके बाद बोल रहा है ये दुगनी हो जाएगी पिता की उम्र अपने पुत्र से, तो दुगनी हो जाएगी, तो इसको हम दुगना यदि कर देते हैं तब न जाके बराबर होगा ये पिता की उम्र का। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरे भाई इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x+40, ठीक है ना। तो 4x बराबर 20 आ रहा मेरे भाई, आएगा ना 4x बराबर 20, तो x बराबर कितना आएगा 5। अब आपसे पूछ रहा आपसे कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2। सबसे पहले अभी कितना उम्र है बाप और बेटे का, ये पहले पता कर लेते हैं। तो अभी ये है बाप का उम्र, ये है बेटे का उम्र, तो बाप का उम्र कितना हो जाएगा 6×5=30, 10 40 हो जाएगा। ये फादर है और ये सोनी, ये 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 हो जाएगा। अब बोल रहा अभी से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। एक बात याद रखिए यहाँ पर कभी मत 40+x/15+x बराबर 3/2 करना, ऐसा मत करना मेरे भाई, ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन से काम चल रहा तो ठीक है। अब देखिए ऑप्शन यदि 30 डालते 40+30, 40+30 70, देखिए असल में ये करना है 40+x/15+x बराबर 3/2 होना चाहिए, इतना मत करना, नहीं तो आपकी मर्जी है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर यदि 80+2x करेंगे बराबर 45+3x, x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 35 आ जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शन के माध्यम से बैठा दीजिए, जो 3:2 आना चाहिए, बस जैसा आपका मन करे वैसा कीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि जब हम 2x³ - 3x² + 6x - 4 को 2x - 3 से भाग देते हैं तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि जितना से जो भाग दिया जाता है ना उसको क्या कर लेना है 0 के बराबर कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद जो भी मान आएगा x का वो इसमें बैठा देना, और यही जो वैल्यू आएगा वही रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। जैसे कि मेरे भाई इतना को इतना से भाग देना, तो 2x - 3 बराबर 0 पुट कर लेना, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आएगा मेरे भाई 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना, 3/2। अब यहाँ पर x का मान बैठा देंगे मेरे भाई 3/2, तो 2 × 3/2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो 3/2 का होल क्यूब कितना होगा 27/8, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 27/8 हो जाएगा मेरे भाई, माइनस 3 × x², 9/4 हो जाएगा, 3 × 9/4 प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 6 × 3/2 - 4। अब देखिए इसको काटते हैं, ये कट रहा 27/4 आ रहा, ये आ रहा 27/4 मेरे भाई, और ये -27/4, और ये काटेंगे तो 3 × 9, 9 - 4 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, +5 आ रहा मेरे भाई, ये दोनों खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 ही तो आ रहा है, तो रिमाइंडर मेरे भाई 5 बचेगा जब हम इस क्यूबिक इक्वेशन को 2x - 3 से डिवाइड करते हैं तो, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए लगा कि नहीं इसको सीखना जरूरी है, इसे दे देते हैं, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये आपको बताना है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए मेरे भाई 3πr² होता है, ठीक है ना। जब हम एक गोले को काटते हैं ना तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में मेरे भाई बढ़ोतरी होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए मैं अर्धगोला बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये अर्धगोला है, आप इसको 3D एज्यूम कीजिए, जिससे कटोरा आपके पास जो होगा वो अर्धगोले शेप का है। तो यहाँ पर देखिए पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², अर्धगोले का कितना होगा
बोलिएगा 2 पाई आर स्क्वायर, मेरे भाई यही गलती होता है, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता, ये इसका पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये भी तो स्पेस और बढ़ गया है ना मेरे भाई, काटने के बाद ये ठोस है ना, टोटल बोल रहा सॉलिड है, तो ये भी तो एक सर्कुलर जो है इसका शेप है मेरे भाई, ये भी सरफेस बढ़ गया, इसका एरिया भी होगा कुछ, तो इसका एरिया सर्कुलर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा मेरे भाई, ठीक है ना। उसी तरीके से अर्धगोली का परिधि भी आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 बार में काट देंगे मेरे भाई, 3 गुना 14, 14 42 गुना 84, 84 गुना 12 करेंगे, 22 करेंगे, 84 गुना 22 करेंगे, 22 चौक 88, 22 176, 8 14 के 4 बाकी 1 1848, क्या आएगा मेरे भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, 1848 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत जो है वो 2 दिया है, तो पूछ रहा उस संख्या के घन और घन के व्युत्क्रम का औसत क्या होगा, ये बताना। तो कोई संख्या है मेरे भाई, मान लेते हैं संख्या जो है वो है x, मान लेते हैं एक संख्या है, इस संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत बोल रहा है, यानी x प्लस इसका व्युत्क्रम कितना होगा, x का 1/x, इसका औसत मेरे भाई 2 है, तो औसत मतलब टोटल संख्या कितना है उससे डिवाइड, जो कि 2 के बराबर है औसत, यही होता है टोटल संख्या का सम बटे जितना संख्या उतना, यही औसत होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस 1/x बराबर 4 हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा, उस संख्या के घन यानी x³ प्लस और घन के व्युत्क्रम, घन के व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x³, इसका मान पूछ रहा है। तो क्या है, कुछ नहीं, बस हम इसका यदि क्यूब कर देते तो ये आ जाएगा ना, तो इधर हम इसको क्यूब कर देते हैं मेरे भाई, दोनों तरफ क्यूब करते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा देखिए, x³ प्लस 1/x³ a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab, का मतलब कोई कुछ लिखना जरूरी नहीं, x इंटू 1/x कट जाएगा, इंटू a प्लस बी 4 होगा मेरे भाई, बराबर वो 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर ये हो जाएगा मेरे भाई 52 हो जाएगा, ठीक है ना, 64 में से 12 गया तो 52। लेकिन आपसे पूछ रहा है इसका औसत, x³ प्लस 1/x³ का औसत पूछ रहा, यानी 2 संख्या है ना मेरे, 2 नंबर है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 26 आ जाएगा। ये संख्याओं का योग है, औसत लेकिन पूछ रहा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 2 से डिवाइड करते यहाँ पर भी इसे लिख सकते थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है एक खुदरा विक्रेता 5,000 रुपये में सामान का एक बैच खरीदता है, विनिर्माण दोष के कारण 5% सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब फूट जाता है, ये समझिए। यदि खुदरा विक्रेता शेष सामान पर मेरे भाई 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अक्षतिग्रस्त सामान को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अक्षतिग्रस्त मतलब जो बाकी बच गया है ना, बढ़िया सामान बच गया, उसको किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को मेरे भाई सॉल्व करने के बजाय देखिए ऑप्शन के माध्यम से हम कैसे बनाते हैं। जैसे 5,000 रुपये का सामान एक बैच में खरीदता है ना, 5,000 रुपये का, मान लेते हैं एक सामान को खरीदता है मेरे भाई, एक सामान खरीदता है, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 5,000 रुपया हो जाएगा। अब 5% सामान क्षतिग्रस्त हो गया, एक सामान था 5% क्षतिग्रस्त हो गया, तो मतलब अब बचा कितना मेरे भाई, 95/100 बचा, यानी 19/1 गुने 19/20 बचा सामान। तो अब देखिए 1 गुने 19/20 सामान बचा, ठीक है ना। अब इसी में मेरे भाई 1 गुने 19/20 सामान बचेगा, अब इसी को 20% लाभ पर बेचेगा, यानी देखिए कोई ऑप्शन मेरे भाई 19 का मल्टीपल है या नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं 5800, 19 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं 6,000, 19 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं 5900, 19 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन बी ही है मेरे भाई 5700, जो कि 19 का मल्टीपल है। बाकी उसके बाद आप कर सकते हैं कैलकुलेशन करके, यही आंसर आएगा 5700 ही, ठीक है ना।
अब 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, देखिए 6/5 में बेचेगा, ठीक है ना। ये तो होगा 120/100 का मतलब 6/5। अब देखिए वही सेम आंसर आएगा मेरे दोस्त। देखिए 1 0 1 0, 2 ये बचा है ना, 2 × 5 10, 1 0 ये भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या आएगा मेरे भाई, 6 × 5 30, 6 × 30 19 × 57 आ रहा है ना, 57 2 0 आ गया ना। तो आपको जैसे लगे मेरे भाई वैसे कीजिए, बशर्ते आंसर आना चाहिए और 2 नंबर प्लस में आना चाहिए, माइनस में नहीं आना। देखिए इसको हम यहीं पे डायरेक्ट जैसे ही पढ़े मेरे भाई, 5% समान क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब बचता है 95% समान। 95% मतलब 19 का मल्टीपल होना चाहिए, कोई ऑप्शन है 19 का, यही हो जाएगा। पसंद आया मेरे भाई वीडियो को फैला देना, ठीक है ना। देखना पसीना पसीना में कैसे कर रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। साथियों एक और सवाल है, देखिए बहुत ही खतरनाक है मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा भी गलती करिएगा आंसर कुछ और आ जाएगा। देखिए बोल रहा -10 से 35 तक के पूर्णांकों में से 5 से विभाजित प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। यहाँ पर बोला गया है कि -10 से चलेंगे जब 35 तक जाएंगे, और जो भी नंबर 5 से प्राकृतिक संख्या आएगा मेरे, 5 से विभाजित जो प्राकृतिक संख्या है उसका औसत क्या होगा ये पूछ रहा। तो देखिए हम -10 से चलेंगे मेरे भाई, फिर -5 चलेंगे जो 5 से डिवाइड होगा, फिर जो है मेरे भाई 0 चलेंगे, फिर इसी तरीके से +5 चलेंगे, फिर +10, इसी तरीके से क्या करेंगे +35 तक जाएंगे। अब जो है ना इसमें से जो भी है 5 से डिवाइड सभी है मेरे भाई, और इनका औसत निकालना। और जो प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्राकृतिक संख्या मेरे भाई सबसे पहले तो जोड़ेंगे, देखिए -10 + 10 कैंसिल, -5 + 5 कैंसिल। अब प्राकृतिक संख्या कौन कौन बचा है जो 5 से डिवाइड हो रहा है मेरे भाई, -10 और -5 क्या प्राकृतिक संख्याएं हैं? बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नंबर तो ये खत्म हो जाएगा, ये एक नंबर ये भी खत्म। क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है ना। तो ये भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है मेरे भाई। लाख इन सभी नंबर को हम जोड़ के डिवाइड करेंगे, कितना नंबर होगा ये डिपेंड करता है कितना प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। जैसे कि टोटल को जोड़ते हैं हम यदि, और उसके बाद फिर डिवाइड करते हैं कितना से, जितना नंबर है, ठीक है ना। लेकिन जितना नंबर है यहाँ टोटल नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं? 7 है, ठीक है ना। तो 7 से आपको फाइनली डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी नंबर होगा मेरे भाई उसको जोड़ के। तो अब सम आपको नहीं पता, देखिए पहला टर्म ये है मेरे भाई 5 + 10 + डॉट 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 +35। तो Sn बराबर नहीं आपको पता है, Sn बराबर n का मान यहाँ 7 हो जाएगा, 5 7 35 7 बार है n का मान लिखा हुआ। तो n बराबर Sn बराबर 7/2 × a + tn, यही तो सम होता है, a + tn। 5 + tn कितना है, लास्ट टर्म 35 है मेरे भाई। बस ये सम आ गया, एवरेज निकालना है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 प्राकृतिक संख्या है ना, तो ये खत्म हो गया। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 40/2 बराबर 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। बोला क्या है, -10 से लेकर 35 तक पूर्णांकों में से 5 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो यहाँ पर देखिए -10 से चलेंगे वो सभी संख्याएं जो 5 से डिविजिबल होगा, तो -10 -5, 0 भी मेरे भाई पूर्णांक है जो 5 से डिवाइड, फिर 5 + 5 + 10 + डॉट 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 35 तक जाएंगे। अब देखिए ये टोटल नंबर है, अब इसको हम जोड़ के टोटल नंबर से डिवाइड देंगे, लेकिन टोटल नंबर क्या होगा, कितनी संख्याएं होगी यही पर डिसाइड करना है। लेकिन बोल रहा प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो प्राकृतिक संख्या में -10 -5 0 नहीं आता है मेरे भाई। इसके बाद का जो नंबर यही 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या, तो माइनस नहीं होता प्राकृतिक संख्या में, याद रखिएगा। इसलिए -10 एक नंबर ये है, -5 दूसरा नंबर ये है, 0 3 नंबर ये है। तो असल में टोटल 10 संख्या है, 10 से डिवाइड करना था, लेकिन 7 से ही कर रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा। तो ये 3 को प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, इसीलिए 7 से डिवाइड हम किए, ठीक है ना, एवरेज निकालने के लिए। अब टोटल यहाँ से लेके यानी 5 से लेके 35 तक का सम निकाल लिए, तो Sm बराबर क्या होता है, सम निकालने का फॉर्मूला n/2 × a + tn, मतलब पहला पद प्लस आखिरी पद बटे
ये 7 से डिवाइड मार दिए, क्योंकि 7 को टोटल नंबर है, टर्म है, तो एवरेज निकल गया, जितना टर्म है उतना डिवाइड मारे, तो 35 + 5 40/2 बराबर 20 इसका राइट आंसर। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल था मेरे भाई, फंसने वाला था, लेकिन इसको सावधानी पूर्वक करना है। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि एक दुकानदार का दावा है कि वह 27 रुपये पर केजी की दर से चीनी बेच रहा है, जिसका मूल्य उसे 30 रुपये पर केजी मिलता है। यानी वो खरीदता 30 रुपये पर केजी है, लेकिन बेच रहा 27 रुपये पर केजी। क्या ऐसा संभव है? कोई दुकानदार करेगा? देखिए बोल रहा आगे, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? साथियों देखिए यहाँ पर कोई दुकानदार ऐसा नहीं चाहेगा कि जितना में खरीदते हैं किसी वस्तु को उससे कम दाम पर बेचे, और यह तभी संभव होगा जब वो कुछ वजन में घपला करता है, घोटाला करता है। ठीक है ना, तभी जाकर उसको जो है कुछ बेनिफिट मिलेगा, है कि नहीं? तो देखिए यहाँ क्योंकि ऐसे तो कोई बेचने वाला है नहीं फ्री में कि ऐसे ही जितना में लाए हैं उससे कम दाम पे बेच दे या उतना ही दाम पे, कुछ बेनिफिट के लिए बैठा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है मेरे भाई, 27 रुपये में वो बेच रहा, कॉस्ट प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 27 रुपया है मेरे भाई, और कॉस्ट प्राइस बोल रहा है कि हम 30 रुपये पर केजी खरीदते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितना प्रतिशत लाभ हो रहा, इसको कितना प्रतिशत हानि हो रहा। ठीक है ना, क्योंकि बेचता है कम में, खरीदता ज्यादा में, तो हानि होगा कितना? अंतर ले लेंगे, 3 हानि में बड़ा वैल्यू लेते हैं इंटू 100, तो यहाँ पर मेरे भाई 10% क्या होगा? हानि होगा। ठीक है ना, 10% हानि मतलब -10%। अब देखिए बोल रहा है कि 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम देता है, यानी यहाँ पर मेरे भाई कितना परसेंट वो लाभ कमा रहा है? यहाँ तो ठीक है हानि उठा कर दे रहा है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कितना परसेंट लाभ कमाता है मेरे भाई? यहाँ पर देखिएगा तो निकालिएगा इसी तरीके से, तो 25% आपका 25% लाभ होगा। ठीक है ना, 25% हो जाएगा ना। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पर 1000 है और 750 ग्राम देता है, तो यहाँ पर तो लाभ होगा ही मेरे भाई। लाभ कितने का है? तो बोलिएगा 250 का है, तो 750 नीचे ले लेंगे, वैल्यू छोटा वैल्यू ले लेंगे, तो यहाँ 100/3% जो है वो लाभ होगा। ठीक है ना, 100/3%। अब देखिए पहला बात बोला है कि हम -10% हानि पर बेच रहे हैं, और दूसरा में इधर क्या करता है? 100/3% लाभ कमा रहा है। तो अब देखिए एक हानि और दूसरा लाभ पर बेच रहा है, तो x + y + xy/100 का यूज नहीं कर सकते हैं, बस वही करेंगे मेरे भाई। तो x के मान लेते हैं 100/3 है, प्लस माइनस हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -100/3 इंटू 10/100 हो जाएगा मेरे भाई। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 100/3 -10/3 -10। ठीक है ना, इतना कर सकते हैं ना, उसको 10/3 पहले लिख दिए, तो ये 90/3 आएगा मेरे भाई, ये 30 - 20 आ जाएगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा आपका? 30 - 10 आ जाएगा। ठीक है ना, यही आएगा ना, 100 - 10, 90/3 30 - 10, तो कितना आ जाएगा? +20 में आ रहा है ना, तो प्लस साइन ये बता रहा है कि ये इसको 20% लाभ हो रहा है, तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे मेरे भाई, सबसे पहले देख लेना पहला स्टेप में कितना प्रतिशत उसको लाभ मिल रहा है या हानि मिल रहा है, उसके बाद दूसरे स्टेप में देख लेना उसको कितना मिल रहा है, लाभ या हानि, उसके बाद दोनों को x और y मान लेना, उसके बाद x + y + xy/100 यूज करके बना लेना। अब यहाँ पर प्लस माइनस ये डिपेंड करता है कहाँ लाभ हो रहा है कहाँ हानि हो रहा है। जहाँ लाभ हो रहा है वहाँ +x यूज करेंगे, जहाँ हानि हो रहा है वहाँ माइनस का साइन यूज करेंगे, -y। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप दूध में वाला भी एक व्यापारी जो है, दूध व्यापारी जो इतना 1 किलो के बजाय इतना ग्राम कम देता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऐसा करना। ठीक, साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। जहाजों से लाइट हाउस के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस जो है 100 मीटर ऊंचा है, तो आपसे पूछ रहा दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, ये आपको बताना। तो देखिए 2 जहाज है मेरे भाई, जैसे एक लाइट हाउस के दोनों ओर है, जैसे मान लेते हैं ये लाइट हाउस है, ठीक है ना, इसके दोनों ओर एक एक जहाज है, 2 जहाज है। मान लेते हैं ये एक यहाँ जहाज है मेरे भाई और दूसरा जहाज ये है, ठीक है ना। अब दोनों ओर तैर रहा, तो जहाजों से लाइट हाउस के उन्नयन कोण, इस जहाज से लाइट हाउस के उन्नयन कोण जो है मेरे भाई
वो कितना डिग्री है, एक का 30 डिग्री है, दूसरे का जो है मेरे भाई, दूसरे का है वो 45 डिग्री है, ठीक है ना, इस तरीके से है, ठीक है ना। और हाइट एंड डिस्टेंस के कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले फिगर आपको बनाना है, ठीक है ना। फिगर बन गया तो आपका 90% काम वहीं पर हो गया, ठीक है ना। इस पर ये टॉपिक जो है फिगर पर ही आधारित है, ठीक है ना। तो अब देखिए इस लाइट हाउस की ऊंचाई दिया हुआ है मेरे भाई 100 मीटर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा। तो देखिए ये जब 45 होता है तो ये 1 होता है मेरे भाई, ये भी 1 होता है, लेकिन 1 की जगह 100 बोल रहा, तो 100 इधर भी होगा मेरे भाई, 100 से मल्टीप्लाई 1 में कर दिया, इधर भी 100 हो जाएगा, 1 1 का रेशियो 1। अब देखिए ये होता है 1, ये √3 होता है, 1 √3 का रेशियो होता है ना। तो 1 बराबर मेरे भाई आपका 100 है, तो √3 बराबर क्या होगा, 100, तो √3 × 100 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, होगा ना। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी 100 + 100 √3, तो 100 + 100 √3 मेरे भाई, तो √3 का मान कितना होता है, 100 + 100 × 1.732, तो ये मेरे भाई आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 003 के बाद है ना, तो इतना आ जाएगा 173, यानी 100 + 173.2 आ जाएगा। तो टोटल आ जाएगा मेरे भाई लगभग 273 आ जाएगा, ठीक है ना, 273 मीटर। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट में आ रहा है आंसर, लेकिन यहाँ दिया होल नंबर में, ठीक है ना, तो यही इसका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले प्रायोरिटी देना है, फिगर ड्रॉ करिए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कोई कम नहीं रहता। साथियों देखिए एक और सवाल है, ये बोट एंड स्ट्रीम का बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा कि एक आदमी जो है 12 घंटे में ए से बी जो कि धारा की विपरीत दिशा में और बी से ए धारा की दिशा में तक नाव चलाता है। ए और बी के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। व्यक्ति को धारा की दिशा में 6 किलोमीटर नाव चलाने में जो समय लगता है मेरे भाई, लगने वाले समय उसके द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नाव चलाने में लगने वाले समय के समान है। तो आपसे पूछा है धारा की चाल क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए सबसे पहले है ना मेरे भाई, 12 घंटे में एक बार धारा की विपरीत दिशा में जाता है, उसके बाद फिर धारा के साथ आता है, तो टोटल 12 घंटा लगता है इसको, ठीक है ना। तो 12 घंटा लगता है मेरे भाई, यहाँ 12 घंटा लगता है, तो लिख देंगे 12 बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे 4। दूरी कितना है 240 है, 240 एक बार मेरे भाई क्या आएगा, धारा के साथ मतलब ए और बी का चाल सॉरी x + y हो जाएगा, और एक बार x - y होगा। तो यहाँ पर देखिए x क्या है y क्या हमको नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हमको रेशियो निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा रेशियो मेरे भाई, यहाँ से अब देखिए व्यक्ति को धारा की दिशा में 6 किलोमीटर नाव चलाने में, धारा की दिशा में मतलब 6 किलोमीटर नाव चलाता है मेरे भाई, तो धारा की दिशा में है ना, यानी x + y मेरे भाई, यही तो है ना। जो ये समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 6 किलोमीटर, चाल कितना हो जाएगा धारा की दिशा में x + y, यही समय बराबर लगता है जो धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर जब नाव चलाता है ना, यानी x - y हो जाएगा। धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर लगने वाले समय के समान है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए x और y का रेशियो हमको निकालना पड़ेगा, तभी जाके पूरा करेंगे। यहाँ देखिए 2x + 2y बराबर हो जाएगा 3x - 3y, ठीक है ना। तो x बराबर मेरे भाई 5y आएगा, x बटे y बराबर 5/1 आएगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं इसको 5/1, 5 के बटे के आ रहा है 1 के, ठीक है ना। यहाँ पर जब भी रेशियो आता है बोलते हैं ना कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, इसके साथ एक वेरिएबल जुड़ा हुआ रहता है। मान लेते हैं के, x नहीं मानेंगे क्योंकि x y यहाँ है, तो क्या के मान लें। अब देखिए यही बोल रहा है कि 12 घंटा लगता है मेरे भाई जब धारा की विपरीत दिशा में और धारा के दिशा में नाव चलाता है, तो कितना किलोमीटर 240, एक बार 240 किलोमीटर चलाता है धारा के दिशा में, तो x + y हो जाएगा मेरे भाई, x + y, फिर वही 240 किलोमीटर उधर से फिर आता है धारा की विपरीत दिशा में, तो कितना लगता है x - y, ठीक है ना। पहले इसको बाद में लिख दिए, इसको पहले लिख दिए धारा के साथ, ठीक है। थोड़ा अपना मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या करता है यही ना। अब देखिए 12 बराबर मेरे भाई 240 बटे x + y, ये निकाले है ना नाव और धारा की चाल का अनुपात।
अब 5k प्लस 1k 6k हो जाएगा मेरे भाई, 6k प्लस बटे 6k प्लस 240 बटे ये कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। 5k माइनस k बराबर कितना आएगा 4k। अब इसको हम काट देंगे मेरे भाई, 4 कितना बार में कटेगा 40 बार में, ये कितना 60 बार में। तो यहाँ से आ जाएगा 12k बराबर मेरे भाई 100 आ जाएगा। तो k बराबर कितना आएगा 100 बटे 12, तो ये आएगा मेरे भाई 25 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये क्या है के चाल आया। आपसे पूछ रहा धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या माने थे बाई माने ना मेरे, 1k का मान पूछ रहा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही चीज रहेगा 25 बटे 3 ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कोई भी क्वेश्चन में पहला जब आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। कभी कभी ऐसा होता है सेकंड पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही पहला पैराग्राफ से रिलेशन बनता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, वैसा ही कुछ था। ठीक साथियों, देखिए एक और सवाल है, और इस तरीके का सवाल बहुत पूछा जाता है। बोल रहा कि एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना। तो सबसे पहले जो चीज मेरे भाई पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिख लेना। पूछ क्या रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता है। ठीक है ना। तो इसका गोले का जो होता है मेरे भाई, गोले का लिख देता हूं। ठीक है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे भाई ये होता है आपका 4πr² होता है ना, 4πr² होता है। अब देखिए मेरे भाई जो भी कांस्टेंट है ना उसको इग्नोर करके चलना। जिसे 4π यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका मान होता है 4 × 22/7, ये कांस्टेंट रहेगा। जो भी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे भाई उस रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस जितना बढ़ता है उतना बढ़ेगा और घटता है उतना घटेगा। ठीक है ना। तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा यही आपको निकालना। अब बोल रहा है त्रिज्या में 25% की वृद्धि, तो यहाँ पर देखिए रेडियस कितना बार है मेरे भाई 2 बार है। रेडियस कितना है 2 बार है, 2 बार है ना। तो 2 बार है मेरे भाई, क्या करेंगे हम ये फार्मूला लगाएंगे 100 ± x × 100 ± y बटे 100। अब देखिए यहाँ पर रेडियस 2 बार है तो x और y का वैल्यू सेम रखा जाएगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो प्लस का साइन यूज करेंगे, घट रहा है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। उसके बाद देखिए 100 + 25 125 हो जाएगा। यहाँ y का मान भी वही यूज करेंगे क्योंकि रेडियस 2 बार है ना, तो y की जगह भी वही हो जाएगा 125 बटे 100 हो जाएगा मेरे भाई। 5 25 4 25 ये हो जाएगा 625 बटे 4। अब देखिए ये मेरे भाई आ जाएगा 5 चौका 60 4 छक्की इतना आ जाएगा। ठीक है ना, यही आएगा ना। 4 15 चौका 60, ठीक है 4 छक्की 24 4 9 4 50। हाँ अब देखिए 156.25 आए मेरे भाई। यहाँ पर कंपैरिजन करना है कि 100 से कितना ज्यादा है और कितना कम है। यदि 100 से जितना ज्यादा रहेगा उतना बढ़ेगा और 100 से कम रहता तो उतना प्रतिशत घटता। जैसे 100 से 56 ज्यादा है 56.25% है तो 56.25% बढ़ जाएगा इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि कम रहता मेरे भाई 100 से जितना कम रहता उतना प्रतिशत घट जाता। ठीक है ना। अब देखिए ये फार्मूला आपको हो सकता है पसंद ना आए या लगे कैलकुलेटिव है, कोई बात नहीं। एक और फार्मूला होता है मेरे भाई x + y + xy/100। ठीक है ना। 2 बार बढ़ रहा है तो वहां सेम वही 25 का यूज करेंगे मेरे भाई। तो 25 + 25 + 25 × 25 बटे 100। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 625 में 100 से डिवाइड करेंगे 6.25 25 25 25 25 50 50 + 6.25 56.25 प्रतिशत। यहाँ प्लस का साइन ये बता रहा है मेरे भाई कि बढ़ेगा। ठीक है ना, हमेशा याद रखना। हालांकि बोल रहा वृद्धि तो बढ़ेगा, तो यहाँ पर कंपैरिजन कुछ नहीं करना, इस फार्मूला में कंपैरिजन करना सोर्स है। ठीक है ना। देखिए दोनों याद रखिए मेरे भाई, दोनों कभी ना कभी काम देगा। कभी ऐसा होगा ना यहाँ पर बहुत ही कैलकुलेटिव आ जाएगा या फिर कहीं कभी यहाँ पर कैलकुलेटिव आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में असल में ये फार्मूला बढ़िया लगा ना यूज करना, बहुत बार होगा इसको यूज करिएगा तभी जाके सही रहेगा, नहीं तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए दोनों बता रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है बताएं उसके बाद निकल गए, दोनों बता दिए ना। तो इस तरीके से दोनों याद रखिए। ठीक है ना साथियों। देखिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बार और याद दिला दें आप लोगों को कि जो भी भाई अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो भी अभी वीडियो इस वक्त देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, बहुत मेहनत कर मेरे भाई इतना आपके सामने करते हैं। ठीक है ना,
25 क्वेश्चन बताना बहुत बड़ी बात है, और ये गर्मी में पूरे रूम में पैक रहते हैं, उसके बाद बनाते हैं। देख सकते हैं आप कितना पसीना हो गया है, ठीक है ना। तो इतना कम से कम कीजिए मेरे भाई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है यदि थीटा जो है न्यूनकोण है और टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, तो आपसे पूछ रहा है 10 पे पावर 12 थीटा प्लस कोट पे पावर 12 थीटा प्लस 2 इंटू 10 पे पावर 5 थीटा इंटू कोट पे पावर 7 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे मेरे भाई, मैं बताया हूँ कि साइन थीटा चाहे 10 थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 रहे, या साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 रहे, या कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 रहे, यानी एक दूसरे के उल्टा का सम जो है मेरे भाई, जैसे 10 का उल्टा कोट इन दोनों का सम 2 रहे, और साइन का उल्टा कोसेक उन दोनों का सम जो है मेरे भाई वो 2 रहे, या सेक कोस का सम जो है वो 2 रहे, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई। थीटा बराबर है ना, यहाँ पर क्या होगा, थीटा बराबर जैसे यहाँ 1 प्लस 1 आएगा मेरे भाई, तो थीटा का मान यहाँ क्या लेंगे 45 डिग्री लेते हैं, तभी जाकर ये आएगा 1 प्लस 1 2 आएगा। तो बस 45 डिग्री यहाँ बैठाएंगे, 1 आएगा, 1 पे पावर 12 1 आ जाएगा, इस पे भी कोट पे पावर 1 पे पावर 12 1 प्लस अब 2 इंटू 10 पे पावर 5 थीटा इंटू कोट पे पावर 7 थीटा, ये भी 1 ही आएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 4, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ 10 थीटा रहे, या साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 रहे, या फिर कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 रहे, तो इस पर पावर n थीटा पूछेगा ना, 10 पे पावर n थीटा प्लस कोट पे पावर n थीटा बोलता तो भी 2 होता, साइन पे पावर n थीटा प्लस कोसेक पे पावर n थीटा बोलता तो भी 2 होता, कोस पे पावर n थीटा प्लस सेक पे पावर n थीटा बोलता तो भी 2 होता, ठीक है ना। आप नहीं तो वैल्यू पुट कर देख लीजिए, 45 डिग्री पर ये 1 1 आ रहा, ये आपका कितना आएगा 90 डिग्री पे 1 1 आएगा, फिर यहाँ पर कितना 0 डिग्री पे 1 1 2 आ जाएगा। तो आप पुट करके देख सकते हैं, डायरेक्ट कोई जरूरी नहीं आप ये याद ही करिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कुछ घुरा कर क्वेश्चन दे देगा, तब ये इसका याद आएगा, बहुत जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन बताएं सभी के सभी आपको समझ आया होगा, और उम्मीद करते हैं आने वाले एग्जाम में आप हमसे यदि पढ़ रहे हैं शुरू से लेके अंतिम तक तो जरूर बढ़िया कर आइएगा, मैथ में खास करके, ये मेरा वादा है मेरे भाई। बस हर एक क्वेश्चन जाकर जरूर देखिए, और टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज तो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम है और उसमें हर एक क्वेश्चन को शामिल किए, जितना कन्फ्यूजन है सब उसमें दूर कर दिए, ठीक है ना। तो साथियों फिर आपको लगता है थोड़ा भी बेनिफिट आपके लिए मेरा मेहनत लग रहा है कि आप लोगों के लिए अच्छा मतलब कुछ कर रहा है मेरे भाई, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।